गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। यह हमारा दूसरा वीडियो है इस सीरीज़ का। पिछले वीडियो में हमने आपको एनवायरनमेंट के बारे में बताया और एनवायरनमेंट तथा एटमॉस्फेयर में डिफरेंस के बारे में बताया कि इन दोनों के अंतर्गत क्या डिफरेंट है। उसी वीडियो में हमने आपको ग्लोबल एनवायरनमेंट के 4 महत्वपूर्ण एलिमेंट के बारे में बात की थी। 4 महत्वपूर्ण एलिमेंट, जो कि 4 महत्वपूर्ण एलिमेंट हैं। फर्स्ट के हमने बात की थी आपको एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड फोर्थ था बायोस्फीयर। तो 4 जो मंडल हैं या 4 जो एनवायरनमेंट के महत्वपूर्ण घटक हैं और एलिमेंट हैं, उनके बारे में हमने पिछले वीडियो में आपसे चर्चा की थी। इस वीडियो में हम आपको एटमॉस्फेयर और वायुमंडल के बारे में चर्चा करेंगे कि एटमॉस्फेयर क्या है, इसका कंपोजिशन और इसका संगठन कैसा होता है तथा इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है। तो आज हम इस वीडियो के अंतर्गत एटमॉस्फेयर के बारे में चर्चा करेंगे कि एटमॉस्फेयर आखिर है क्या। तो जो एटमॉस्फेयर या जिसे हम वायुमंडल के नाम से जानते हैं, यह एटमॉस्फेयर या हिंदी में बोल रहे हैं वायुमंडल, अर्थात वायु का मंडल। तो यह गैसों का एक घेरा है या गैसों का एक आवरण है। पृथ्वी को घेरे हुए गैसों का जो आवरण है उसे हम वायुमंडल कहते हैं। या दूसरी डेफिनेशन हमने आपको पिछले वीडियो में बताई थी कि लिथोस्फीयर व हाइड्रोस्फीयर के ऊपर जो गैसों का आवरण पाया जाता है उसे हम एटमॉस्फेयर और वायुमंडल के नाम से जानते हैं। एटमॉस्फेयर ये वायुमंडल है, ये गतिक है, गतिक और डायनेमिक है। इसमें समय समय पर परिवर्तन होते रहते हैं, टाइम टू टाइम परिवर्तन होते रहते हैं और प्लेस टू प्लेस भी परिवर्तन रहते हैं। संपूर्ण क्षेत्र का एटमॉस्फेयर एक जैसा कभी नहीं होता है। आपने ये चीज़ देखा होगा, नोट किया होगा कि कहीं पे तो पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, कहीं पे पॉल्यूशन बहुत कम है। एक शब्द आपने काफ़ी चर्चित रहा है, एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI, जो कि धौलपुर में अलग होगा, दिल्ली में अलग होगा। अभी आपने दीपावली पे ये शब्द सुने होंगे कि एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या है। दिल्ली की हवा बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो गई है और बहुत ज़्यादा जहरीली हो चुकी है। इस तरह के शब्द आपने ज़रूर सुने होंगे अखबारों में, तथा अखबारों में देखा होगा, तथा आपने यूट्यूब चैनल्स पर या फिर टीवी में ये सुना होगा कि दिल्ली की हवा काफ़ी जहरीली हो चुकी है। अर्थात उसका जो कॉन्स्टिट्यूशन है और उसका जो कंपोजिशन है वो चेंज हो गया है और उसमें जहरीली गैसें मिल गई हैं, जिससे कि एटमॉस्फेयर, वहाँ के जो वायुमंडल का जो कंपोजिशन है वो बदल चुका है, जिसमें कि हानिकारक गैसेज हैं कुछ और पदार्थ ज़्यादा मिल चुके हैं। तो यहाँ हम यही बात कर रहे हैं कि ये जो एटमॉस्फेयर ये गतिक है और समय टाइम टू टाइम एंड प्लेस टू प्लेस ये वेरी करता है। यदि हम यहाँ के बाड़मेर के एटमॉस्फेयर की बात करें, यहाँ धौलपुर के एटमॉस्फेयर में बात करें, तो दोनों में ही बहुत अधिक डिफरेंस पाया जाता है। तो यह पृथ्वी की सतह से हजारों किलोमीटर तक ये फैला हुआ है और लगभग 32,000 किलोमीटर तक यह वायुमंडल फैला हुआ है। अर्थात ये जो वायु का जो आवरण है ये लगभग 32,000 किलोमीटर में ये फैला हुआ है। इसमें से भी जो 32,000 किलोमीटर है, इसमें से भी सबसे ज़्यादा जो चेंजेज आते हैं वो 30 किलोमीटर के एरिया में आते हैं, जो कि पृथ्वी की सतह के ऊपर जो 30 किलोमीटर वाला जो एरिया है उसमें सर्वाधिक परिवर्तन होते हैं या चेंजेज होते हैं। और इसी एरिया में जो पृथ्वी की सतह वाला एरिया, जैसे हम क्षोभ मंडल के नाम से जान रहे हैं, और इसमें क्षोभ मंडल और समताप मंडल दोनों वाला रीजन आ जाएगा, तो इस वाले क्षेत्र में बहुत अधिक परिवर्तन होते हैं। और इसमें से भी जो नीचे का, जो हम ये कह सकते हैं कि 8 से और 18 किलोमीटर वाला एरिया है जिसमें क्षोभ मंडल स्थित है, वहाँ सर्वाधिक परिवर्तन होते हैं और इसी में बादलों का भी निर्माण होता है। ये जो एटमॉस्फेयर है, अब इसकी हमारे लिए क्या उपयोगिता है,
तो ये जो एटमॉस्फेयर है ये सूर्य से आने वाली जो हानिकारक किरणें अल्ट्रावायलेट रेजेस होती हैं, कॉस्मिक रेजेस होती हैं, उन रेजेस से जीव जंतुओं की सुरक्षा करती है। मेन फंक्शन है इसका एटमॉस्फेयर में। जो एटमॉस्फेयर का मेन फंक्शन है कि ये क्या करती है, सूर्य से आने वाली जो हार्मफुल रेज हैं उनसे अर्थ पर रहने वाले जीवों को प्रोटेक्ट करती है और उन्हें सुरक्षित रखती है। तो ये बहुत बड़ा कार्य है। अदरवाइज़ क्या होता कि ये हार्मफुल रेडिएशन पूरी पृथ्वी पे आती और जितने भी जीव जंतु हैं मनुष्य सहित सब में कोई ना कोई नुकसान पहुंचाती। कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर के कंपोजिशन देखें, हम इसका संगठन देखें कि ये किस किस से मिलके बना हुआ है। तो ये जो एटमॉस्फेयर है मिक्सचर ऑफ गैसेज, गैसों का एक मिश्रण है इसमें, अर्थात एक से अधिक गैसें इसमें पाई जाती हैं और उन गैसों का यह मिश्रण है जिसे हम वायुमंडल या एटमॉस्फेयर कह रहे हैं। इसमें मुख्य रूप से जो गैस पाई जाती है वो है नाइट्रोजन। ये कि 78% पाई जाती है जो वायुमंडल का अधिकांश भाग बनाती है। तो वायुमंडल के जो अधिकांश भाग में नाइट्रोजन स्थित है, या जो वायु का कंपोजिशन देख रहे हैं, वायु के जो संगठन है तो उसमें 78% नाइट्रोजन पाई जाती है। सेकंड मोस्ट एबंडेंट जो गैस है वो है ऑक्सीजन। यह लगभग पाई जाती है 20.94% और लगभग और अप्रॉक्सीमेटली 21%। ये टोटल दोनों गैसें सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती हैं और इन दोनों से मिलके हो जाता है लगभग 99% जो पार्ट है एनवायरनमेंट का, एटमॉस्फेयर का, यह नाइट्रोजन व ऑक्सीजन से मिलके बना होता है। इसके अलावा इसमें आर्गन जो कि एक निष्क्रिय गैसेज है, ये लगभग 0.93% पाई जाती है। 0.93%, लगभग 1% के लगभग ही हो गई, पाई जाती है। लेकिन कुछ अदर गैसेज हैं वो इसी में सम्मिलित हो जाएंगी, इसके नीचे आ जाएगी, जो कि बहुत कम मात्रा में है। जनरल बोल देते हैं हम कभी इसे 0.9 के लगभग बोल देते हैं, इससे कि आर्गन लगभग 0.9 पाई जाती है। कुछ लोगों में 0.9 दे रखा है, एग्जैक्ट है 0.93% आर्गन। कार्बन डाइऑक्साइड ये लगभग 0.03% पाई जाती है। इसके अलावा अदर कुछ निष्क्रिय गैसेस पाई जाती हैं जैसे नियोन, हीलियम, क्रिप्टॉन, जीनोन। इसके अलावा भी हाइड्रोजन पाया जाता है, इसमें मीथेन गैस भी पाई जाती है और ओजोन पाई जाती है। तो ये हो गया इसका कॉन्स्टिट्यूशन, ये इसका कंपोजिशन के बारे में हम बात कर रहे थे कि एटमॉस्फेयर का कंपोजिशन क्या है। तो कंपोजिशन में मेनली है इसमें कि इसका जो 99% पार्ट है वो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है, जिसमें भी नाइट्रोजन की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है। तो ये नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियोन, हीलियम, क्रिप्टॉन, जीनोन, हाइड्रोजन, मीथेन और ओजोन आदि गैसों से मिलकर बना हुआ होता है। इसके अलावा भी इसमें वाटर वेपर, जल वाष्प, डस्ट पार्टिकल्स एंड स्मोक ये भी इसके अंतर्गत पाए जाते हैं। तो ये संपूर्ण वायुमंडल का संगठन है, जो कि मेनली तो क्या है कि मिक्सचर ऑफ गैसेज, और गैसेज का मिक्सचर है, केवल गैसों का मिक्सचर है जिसमें विभिन्न गैसें पाई जाती हैं। यह नोट भी काफ़ी महत्वपूर्ण है यहाँ पे। द कंपोजिशन ऑफ एयर इज नेवर कांस्टेंट। वायु का जो संगठन है वो कभी भी नियत नहीं होता है, यह है टाइम टू टाइम और प्लेस टू प्लेस वेरी होता है या भिन्नता लिए हुए होता है या भिन्न होता है। तो वायु का जो कंपोजिशन है या वायुमंडल का जो कंपोजिशन है यह टाइम टू टाइम एंड प्लेस टू प्लेस भिन्न होता है। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर की संरचना। तो एटमॉस्फेयर में
5 कंसेंट्रिक लेयर पाई जाती हैं। संपूर्ण एटमॉस्फेयर के हम बारे में बात कर रहे हैं। तो इस एटमॉस्फेयर को जो 32,000 किलोमीटर तक का फैला हुआ है, इसे हम गैसों की उपलब्धता के आधार पे 5 कंसेंट्रिक लेयरों में बांटते हैं और उनके बारे में अब हम बात कर लेते हैं कि 5 कंसेंट्रिक लेयर और 5 परतें इसकी कौन कौन सी हैं। फर्स्ट है इसके अंतर्गत ट्रोपोस्फियर, क्षोभ मंडल, जो कि पृथ्वी की सतह के पास स्थित है। यह ध्रुवों पर 0 से 8 किलोमीटर तक पाया जाता है तथा विषुवत रेखा पर 0 से 18 किलोमीटर तक फैला हुआ जो गैसों की जो परत है उसे हम ट्रोपोस्फियर के नाम से जानते हैं। यह सबसे निचली परत है, सबसे निचली परत है और इसी परत में बादलों का जो क्लाउड्स वगैरह बनते हैं, बादल वगैरह जो बनते हैं, बादलों का निर्माण होता है और इसी में वर्षण भी होता है। अब यदि हम पृथ्वी की सतह से देखें, पृथ्वी की सतह से जैसे ये पृथ्वी की सतह है, इस सतह से जैसे ही हम ऊपर की ओर बढ़ते हैं तो लगभग 1 किलोमीटर ऊपर जाने पर, जैसे यहाँ हम 1 किलोमीटर ऊपर चले जाएं, 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर ऊपर जाते हैं तो लगभग 6.4 डिग्री सेल्सियस तापमान में कमी आ जाती है। तो जैसे जैसे हम पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर बढ़ते हैं तो तापमान में कमी आती है। ये फैक्ट है। 6.4 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर ऊपर जाने पर टेम्परेचर में इस परत के अंदर और तापमान में कमी आती है। वैसे भी जनरल आप देखें कि पृथ्वी से जैसे जैसे हम ऊंचाई पर बढ़ते जाते हैं तो तापमान में धीरे धीरे कमी आती जाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि धीरे धीरे जितनी अधिक हम ऊंचाई पर जाएंगे तो वहाँ पे क्या है कि तापमान में गिरावट आना स्वाभाविक है, क्योंकि एयर के जो पार्टिकल्स हैं वो काफ़ी दूर दूर धीरे धीरे होते जाते हैं। लेकिन आगे आप ये भी देखोगे कि कहीं पे तापमान बढ़ रहा है किसी लेयर में और किसी में घट रहा है। आखिर इसका क्या कारण है वो आगे हम डिस्कस करेंगे। तो ट्रोपोस्फियर जो कि सबसे निचली परत है, जो ध्रुवों पर लगभग 8 किलोमीटर में फैली हुई है और यहाँ पे आप इसको डायग्राम के जरिए देख सकते हैं कि ये तो पोल्स है, पोल्स ध्रुव बनाए हमने और यहाँ पे जो बनाया है हमने इक्वेटर या विषुवत रेखा बनाया है। तो यहाँ पे आप देखें कि ये पोल्स की बात करते हैं तो ये हो जाता है इसका पोल्स 8 किलोमीटर। तो ये जो हाइट है 8 किलोमीटर की, यहाँ तक फैला हुआ है ये क्षोभ मंडल, और इधर बात करते हैं तो विषुवत रेखा पर ये 18 किलोमीटर तक फैला हुआ है। तो जैसे जैसे हम नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे टेम्परेचर में गिरावट होती जाती है, नीचे से ऊपर की ओर जाने पर। और लगभग इसकी जो ट्रोपोपोस आता है, जहाँ पे इसको क्षोभ सीमा जैसे बोलते हैं, वहाँ तापमान लगभग ध्रुवों पर -45 डिग्री सेल्सियस पाया जाता है और विषुवत रेखा पर बात करते हैं हम तो -80 डिग्री सेल्सियस तापमान पाया जाता है। सेकंड परत के बारे में बात करते हैं हम। सेकंड, स्ट्रेटोस्फियर या समताप मंडल। यह जो परत है यह अप टू 50 किलोमीटर, ये लगभग 50 किलोमीटर तक फैली हुई है। तो यहाँ से लेके ये जो रीजन है 50 किलोमीटर का, ये रीजन, ये पूरा जो परत है, ये परत यहाँ पे यहाँ से बन रही है, ये पूरी परत और स्ट्रेटोस्फियर कहलाती है। ये लगभग 50 किलोमीटर तक फैली हुई है। इस परत की कुछ खास बात है कि इसमें ओजोन गैस बनती है या ओजोन गैस पाई जाती है, जिसे हम O3 के नाम से जानते हैं। और यह O3 गैस सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट जो रेडिएशन है उन्हें एब्जॉर्ब कर लेती है। चूँकि ये रेज सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों को अवशोषित कर लेती है, इस कारण इस लेयर में धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ता जाता है और लगभग 50 किलोमीटर पहुँचते पहुँचते तो ये हो जाता है 0 डिग्री सेल्सियस। आप देखें यहाँ पे माइनस में था तो धीरे धीरे बढ़ेगा। तो पहले जैसे यहाँ पे -45 है तो -40 होगा, फिर 40 होगा, उसके बाद -10 होगा और उसके बाद आएगा 0 डिग्री सेल्सियस। जैसे ही अपर लिमिट तक पहुँचेगा
तो ये 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। यह परत वायुयानों की उड़ानों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है क्योंकि इस परत में बहुत कम परिवर्तन आते हैं। थर्ड, मीजोस्फीयर। ये जो परत है अप टू 80 किलोमीटर तक फैली हुई है। तो यहाँ से और यहाँ तक आप देखें, ये परत ये 80 किलोमीटर तक फैली हुई है। 50 से और 80 किलोमीटर तक ये परत फैली हुई है। इस परत के अंदर टेम्परेचर डिक्रीज होता है विद हाइट। जैसे जैसे हम ऊंचाई पर बढ़ते जाते हैं तो टेम्परेचर डिक्रीज होता जाएगा, क्योंकि तो स्वाभाविक गुण है कि जैसे हम नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे टेम्परेचर डिक्रीज होना है। लेकिन बीच की जो परत थी स्ट्रेटोस्फीयर, इसमें ओजोन लेयर के कारण और ओजोन ने अल्ट्रावायलेट रेजेस को, जो अल्ट्रावायलेट किरणें हैं, इनको एब्जॉर्ब किया। इसके कारण टेम्परेचर में वृद्धि हुई, अदरवाइज ये घटता जाता टेम्परेचर। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो टेम्परेचर है, जैसे जैसे ऊपर की ओर जाएंगे तो टेम्परेचर घटता जाएगा, तो टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा विद हाइट। जैसे जैसे ऊंचाई पे बढ़ेंगे टेम्परेचर डिक्रीज होता जाता है। और यह जो परत है वो 80 किलोमीटर तक फैली हुई होती है। फोर्थ है आयनोस्फीयर। आयनोस्फीयर जो कि 80 किलोमीटर से और 400 किलोमीटर के मध्य फैली हुई है। काफ़ी बड़ा एरिया और काफ़ी अधिक ऊंचाई ये कवर करती है। आयनोस्फीयर यहाँ से लेके आप देखेंगे 80 किलोमीटर से और 400 किलोमीटर इन की जो दूरी है, या इतने एरियाज में ये आयनोस्फीयर फैला हुआ है। इसमें विद्युत, यह एक विद्युत आवेशित परत है, इलेक्ट्रो चार्ज लेयर, इलेक्ट्रिक चार्ज्ड लेयर है ये। इसमें क्या होता है, आयन रिफ्लेक्ट होते हैं और ये यहाँ पे क्या होगा कि जो रेडियो वेव्स वगैरह होती हैं वो बैक होके और वापस पृथ्वी पर आती हैं। तो ये जो परत है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है इस पर्पज़ से कि यहाँ से क्या होगा कि जो रेडियो वेव हैं वो बैक और वापस आती हैं। तो अपने जितने भी उपग्रह वगैरह लगे हुए हैं वो यहाँ लगे हुए होते हैं, जिनसे कि क्या होगा कि यहाँ से आयनमंडल से ही क्या होगा कि जो रेडियो वेव वगैरह टकरा के वापस पृथ्वी पर आती हैं। और ये इसका दूरसंचार में महत्वपूर्ण योगदान है इस परत का। इस परत में जैसे जैसे हम ऊपर की ओर बढ़ते जाएंगे तो टेम्परेचर इंक्रीज होता जाएगा ड्यू टू सन रेडिएशन। सन की रेडिएशन के कारण, सूर्य की जो किरणें हैं उनके कारण इस परत में क्या होगा कि टेम्परेचर बढ़ता जाएगा और ये लगभग 1000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। और सबसे लास्ट है एक्सोस्फीयर, जो कि सबसे अंतिम परत होती है और सबसे ऊपर की परत होती है, बहिर्मंडल जिसे हम जानते हैं। 400 किलोमीटर से ऊपर की जो परत है, एबव 400 किलोमीटर, 400 किलोमीटर और इससे ऊपर की जो परत है उसे हम एक्सोस्फीयर के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ता जाता है क्योंकि सूर्य के काफ़ी ये करीब पहुँचता जाता है। सोलर रेडिएशन के कारण यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ता जाता है। तो ये आज हमने आपसे बात की थी एनवायरनमेंट के जो एटमॉस्फेयर है या वायुमंडल, वायुमंडल का कंपोजिशन एंड वायुमंडल की स्ट्रक्चर के बारे में, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। आज के वीडियो से आप समझ पाए होंगे कि एटमॉस्फेयर क्या है। तो ये गैसों का एक आवरण होता है। कंपोजिशन कैसा होता है इसका, तो ये क्या है कि गैसों का एक मिक्सचर है जिसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड ये पाई जाती हैं। इनके अलावा भी कुछ अदर निष्क्रिय गैसेज पाई जाती हैं तथा इनके अलावा भी वाटर वेपर, डस्ट पार्टिकल्स एंड स्मोक पाए जाते हैं। और ये जो एटमॉस्फेयर है ये टाइम टू टाइम एंड प्लेस टू प्लेस वेरी करता है, अर्थात भिन्न होता है। जब हम इसकी एटमॉस्फेयर के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इसमें 5 लेयरों में से बांटा गया है। सबसे जो निचली परत है वो ट्रोपोस्फीयर, उससे ऊपर की परत होगी स्ट्रेटोस्फीयर, जो कि समताप मंडल, अर्थात इसमें ताप समान है, ये ऐसा कह सकते हैं। बट
ये समताप मंडल है, इसमें विशेष ये होता है कि इसमें परिवर्तन नगण्य होते हैं, इसलिए इसे हम समताप मंडल कहते हैं। और इसमें क्या होगा, ओजोन पर लेयर पाई जाती है जो ओजोन गैस से मिलकर बनी होती है। तो ओजोन गैस से जो बनी हुई है तो ये क्या करेगी कि सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेजेज को या अल्ट्रावायलेट किरणों को एब्जॉर्ब कर लेती है। नेक्स्ट जो लेयर है, इससे ऊपर की परत है मीजोस्फीयर एंड देन आयनोस्फीयर और लास्ट है एक्सोस्फीयर। नोट करें आज का असाइनमेंट जो आपको अपने होमवर्क की कॉपी है उसमें लिखना है। क्वेश्चन नंबर 1, एटमॉस्फेयर क्या है? एटीएम, एटमॉस्फेयर क्या है? या वायुमंडल को परिभाषित कीजिए। वायुमंडल को परिभाषित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, वायुमंडल का संगठन क्या है? लिखिए। वायुमंडल का संगठन क्या है? लिखिए। उन्हें सुन लें आप। वायुमंडल का संगठन क्या है? लिखिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, वायुमंडल की कौन सी परत पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है? वायुमंडल की कौन सी परत वायुमंडल की कौन सी परत पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है? क्वेश्चन नंबर 3 ये हो गया। अगला लिखें क्वेश्चन नंबर 4, विद्युत आवेशित कण किस परत में पाए जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 4, विद्युत आवेशित कण किस परत में पाए जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 5, समताप मंडल में ऊंचाई पर जाने पर तापमान में वृद्धि होती है, क्यों? पुनः सुन लें क्वेश्चन। समताप मंडल में ऊंचाई पर जाने पर तापमान में वृद्धि होती है, क्यों? कारण दीजिए। और क्वेश्चन नंबर 6, वायुमंडल का विस्तार से वर्णन कीजिए। वायुमंडल या एटमॉस्फेयर का विस्तार से वर्णन कीजिए, या वायुमंडल पर एक शॉर्ट नोट लिखिए। थैंक्स टू ऑल माय डियर स्टूडेंट फॉर लिसनिंग मी।